ट्रू क्राइम के इतिहास में ये तस्वीर, जिसमें एक युवती परेशान नजर आ रही है, सबसे डरावनी छवियों में से है। इंटरनेट पर यह तस्वीर बार बार दिखाई गई है क्योंकि दर्शक उसकी आंखों में दर्द को महसूस करते हैं। उसका नाम रेजिना के वॉल्टर्स है और जब रॉबर्ट बेन रोड्स, जिसे अब ट्रक स्टॉप किलर के नाम से जाना जाता है, ने उसका भयानक अपहरण और हत्या की थी, तब वो सिर्फ 14 साल की थी। रेजिना इस हालत में कैसे फंसी और उसका असली हत्यारा कौन था? इस डॉक्यूमेंट्री में हम इन दोनों सवालों और भी बहुत कुछ का पता लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम रॉबर्ट बेन रोड्स की जिंदगी और उसके अपराधों पर नजर डालेंगे। मर्डरस माइंड्स में आपका स्वागत है। एक अप्रैल 1990 की सुबह एरिज़ोना हाईवे पेट्रोल ट्रूपर माइक मिलर इंटरस्टेट 10 पर कासा ग्रांडे के पास गाड़ी चला रहे थे जब कुछ अजीब चीज ने उनका ध्यान खींचा। एक पीटरबिल्ट ट्रक ट्यूसॉन की ओर सड़क किनारे खड़ा था। उसकी हेजर्ड लाइट्स जल रही थीं। चिंतित होकर कि ट्रक खराब हो गया है और ड्राइवर को मदद की जरूरत है, माइक उस बड़े वाहन के पीछे अपनी गाड़ी रोककर पेट्रोल कार से बाहर निकले। उन्होंने टॉर्च ट्रक के चारों ओर घुमाई और कैबिन में रोशनी डाली। माइक हैरान रह गए। एक डरी हुई नग्न युवती मदद के लिए चिल्ला रही थी। बाद में इस घटना के बारे में बात करते हुए माइक ने याद किया, उस खास समय पर जब मैंने वाहन के अंदर टॉर्च की रोशनी डाली तो महिला चीख पड़ी और मैंने टॉर्च की रोशनी में एक पल के लिए एक आदमी का चेहरा देखा। यहीं से घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई और उसके बाद जो भी हुआ उसे कोई रोक नहीं सका। कैब का दरवाजा खोलते ही माइक ने देखा कि एक आदमी पर्दे के पीछे से जल्दी जल्दी निकल रहा था, जो आगे की सीट को स्लीपर से अलग करता था। अधिकारी ने उस आदमी को बाहर निकलने का आदेश दिया और जल्दी ही उसकी पहचान 44 वर्षीय रॉबर्ट बेन रोड्स के रूप में हुई, जो टेक्सास का एक लंबी दूरी का ट्रक ड्राइवर था। रोड्स ने ट्रक पर हाथ रखकर माइक से कहा कि उसके पास हथियार है। माइक ने मीडिया से कहा, अच्छे लोग बताते हैं कि उनके पास हथियार है। वह शांत था। महिला डरी थी। मैं नहीं समझ पा रहा था कि मैं किससे निपट रहा था। खबरों के अनुसार रोड्स ने कहा कि दोनों वयस्क सहमति से थे, लेकिन माइक ने इस बात पर पूरी तरह यकीन नहीं किया। ट्रूपर ने रोड्स को हथकड़ी लगाई और उसे अपनी पेट्रोल कार में बैठा दिया। फिर वो डरी हुई महिला के पास वापस गया। उसने उसे ढकते हुए कहा कि अब वह सुरक्षित है, सब ठीक हो जाएगा। 27 वर्षीय कैथलीन वाइन की पहचान हुई। उसके शरीर पर लाल और मुंह पर कट के निशान थे। उसकी गर्दन के चारों ओर एक घोड़े की लगाम बांधी गई थी और उसमें एक लंबी चेन ताले से बंद थी। उसकी कलाई और टखने कैब के दोनों ओर लगे एंकरों से बंधे थे। माइक ने कैथलीन को सुरक्षा का भरोसा दिया। तभी रोड्स भागने लगा, लेकिन ट्रूपर ने रोक लिया। माइक जब पेट्रोल कार में लौटा, उसने देखा रोड्स ने हथकड़ी लगी कलाइयां पीछे से आगे कर ली थीं, पर वो अब भी भाग नहीं सका था। माइक के पीछे एक पेट्रोल कार रुकी। रोड्स को हिरासत में लिया गया। कैथलीन को मेडिकल जांच के बाद पूछताछ के लिए बुलाया गया। कैथलीन ने डिटेक्टिव रिक बार्नहार्ट को बताया कि वो रोड्स से फीनिक्स के उत्तर में रिप ग्रिफिन ट्रक स्टॉप पर मिली थी। उसने कहा कि वो दोस्तों से मिलने लिफ्ट लेती थी और रोड्स उसे बहुत सभ्य लगा। हालांकि वो उसकी कैब में सो गई थी और जब उसकी नींद खुली तो उसने पाया कि रोड्स ने उसे अपने स्लीपर में डाल दिया था, उसे जंजीरों से बांध दिया था और उसके कपड़े उतार दिए थे। इसके बाद रोड्स ने एक ब्रीफकेस से यातना देने वाले उपकरण निकाले और दिन भर उसे बार बार प्रताड़ित करता रहा जब तक कि वह मिल नहीं गई। उसके सीने और पीठ पर जो लाल निशान थे
वे 44 वर्षीय व्यक्ति द्वारा दी गई कूड़े की मार से आए थे और कैथलीन ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने अपना नाम विप्स एंड चेन्स बताया था। उसने सही पहचाना कि ये सीबी रेडियो पर इस्तेमाल होने वाला उपनाम है। रोड्स ने डरावने अंदाज में बताया कि वो ये सब 15 साल से कर रहा है। जांचकर्ताओं ने कैथलीन से पूछा क्या उसका बलात्कार हुआ था। उसने जवाब देने से पहले थोड़ी देर झिझकी और फिर कहा कि पुलिस बिल्कुल समय पर पहुंच गई थी। इस दौरान रोड्स के ब्रीफकेस की जांच हुई। सामानों को बहुत अच्छी तरह से संभाला गया बताया गया और सब कुछ बहुत ही सलीके से रखा गया था। इसमें चेन, कोन, कोड़े, पट्टे, सेक्स टॉय, क्लिप, पिन और कांटे थे। बाद में इस मामले पर नियुक्त एक एफबीआई एजेंट ने केस की सामग्री का अध्ययन करते हुए याद किया और कहा, यौन सैडिस्ट आमतौर पर एक सीमित रेप किट से शुरू करते हैं, जैसा कि हम इसे कहते हैं। उसकी परिष्कृत किट देखकर हमें पता चला कि वह यह काफी समय से कर रहा था। हालांकि अधिकारियों ने पहले ही यह मानना शुरू कर दिया था कि रोड्स जो दावा कर रहा था वो सच है कि वो 1 दशक से भी ज्यादा समय से महिलाओं और लड़कियों का अपहरण कर रहा था, लेकिन इस बात ने उस विचार को और मजबूत कर दिया। एबीसी न्यूज ने बाद में उसके ट्रक को चलता फिरता यातना कक्ष कहा। रोड्स ने अपनी तरफ से कैथलीन को एक भरोसेमंद गवाह के रूप में खारिज करने की कोशिश की। दुर्भाग्य से क्रकर बिल्कुल गलत नहीं था। कैथलीन को बचाते समय बताया गया कि वह फजी शेर के चप्पल पहने थी और गुप्त जेलों व राष्ट्रपति को बचाने के मिशन की बातें कर रही थीं। उस दौरान रिकॉर्ड किया गया कैथलीन का वीडियो फुटेज पूर्व एफबीआई एजेंट बॉब ली पुलिस जासूसों को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो मानते हैं कि रोड्स अधिक विश्वसनीय है। फिर भी जांचकर्ताओं ने कैथलीन पर विश्वास किया और उन्हें यह साबित करने की जरूरत थी कि उसकी कहानी सही है। उन्होंने यह साबित किया जब 27 वर्षीय कैथलीन ने बताया कि संघर्ष में उसने हमलावर को काटा था और रोड्स के कंधे पर काटने का निशान था। पुलिस अधिकारियों के साथ रोड्स बहुत शांत था। कहा जाता है कि उसने जांचकर्ताओं के साथ दोस्ताना दिखने और हल्की फुल्की चुहलबाजी करने की कोशिश की, लेकिन कोई उसके नाटक के झांसे में नहीं आया। उसने दावा किया कि कैथलीन एक लॉट लिजर्ड थी, जो ट्रक ड्राइवरों का एक अपमानजनक शब्द है, उन औरतों के लिए जो ट्रक स्टॉप्स पर आती जाती हैं और सफर के बदले सेक्स करती हैं। पुलिस पूछताछ के बाद रोड्स पर गंभीर हमला, यौन उत्पीड़न और अवैध कैद के आरोप लगे। फिर डिटेक्टिव बानहार्ट ने रोड्स की गहराई से जांच शुरू की ताकि वो आदमी असल में कैसा था और क्या उसने पहले भी ऐसा किया था, इसका पता चल सके। रॉबर्ट बेन रोड्स का जन्म 22 नवंबर 1945 को काउंसिल ब्लफ्स, आयोवा में हुआ। उन्होंने अपना अधिकतर बचपन मां के साथ बिताया क्योंकि उनके पिता बेन अमेरिकी सेना में पश्चिम जर्मनी में तैनात थे। रोड्स के पालन पोषण का स्थान स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में रहते हुए उनके पिता घर लौट आए। अमेरिका लौटने के बाद बेन रोड्स ने फायर फाइटर के रूप में काम करना शुरू किया। डॉक्टर एलिजाबेथ यार्डली, जो एक क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं और जिनका इंटरव्यू रोड्स के बारे में एक स्काई डॉक्यूमेंट्री के लिए लिया गया था, ने कहा कि जब बेन दूर थे तो रोड्स को अपने पिता की कमी और उनसे जुड़ाव की भावना महसूस होती रही होगी। हो सकता है कि उन्होंने यह भी महसूस किया हो कि उनके पिता के बिना उनका परिवार अधूरा है। लेकिन जब बेन घर लौटे, हालात उतने अच्छे या आदर्श नहीं थे। बेन एक हिंसक स्वभाव के व्यक्ति थे जिनका गुस्सा बहुत तेज था और वे पूरे परिवार के प्रति, यहां तक कि अपने बेटे के प्रति भी गुस्से और आक्रामकता से पेश आते थे। डॉक्टर यार्डली के अनुसार इस समय रोड्स शायद अपने पिता से संबंधों को लेकर उलझन में रहे होंगे। रोड्स के बचपन और परिवार के बारे में कम जानकारी है, लेकिन यह पता है कि उनके पिता अत्याचारी और महिलाओं के प्रति नकारात्मक सोच वाले थे। उनका मानना था कि लड़कियों और महिलाओं का इस्तेमाल और शोषण सिर्फ पुरुषों की खुशी के लिए किया जाना चाहिए और उनका कोई और महत्व नहीं है। डॉक्टर यार्डली ने कहा कि विपरीत लिंग के बारे में यह सोच शायद रोड्स के दिमाग में बचपन से थी। रोड्स के बचपन में कोई परेशानी नहीं दिखी, हालांकि शुरुआती वर्षों में अनिर्दिष्ट सामाजिक समस्याएं थीं। स्कूल के दौरान वह कई पाठ्येतर गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते थे, जिनमें विभिन्न खेल, साथ ही कोयर और फ्रेंच क्लब शामिल थे। इस दौरान उनका आपराधिक करियर बहुत छोटा रहा। 1961 में 16 साल की उम्र में रोड्स को कार के साथ छेड़छाड़ और अगले साल सार्वजनिक लड़ाई के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
इसके बावजूद रोड्स 1964 में काउंसिल ब्लफ्स के थॉमस जेफरसन हाई स्कूल से स्नातक करने में सफल रहे और कामकाजी दुनिया में प्रवेश करने के बाद उन्होंने मरीन कॉर्प्स ज्वाइन कर लिया। उसी साल रोड्स के पिता को 12 साल की लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे की प्रतीक्षा में बेन ने आत्महत्या कर ली। अपराध विशेषज्ञ डॉक्टर यार्डली ने कहा कि बेन का यह कदम नियंत्रण का आखिरी प्रयास था। उसने अपने किए गए कामों की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया और अपनी शर्तों पर इस दुनिया को छोड़ने का फैसला किया। कुछ अटकलें हैं कि बेन का अपराध और आत्महत्या रोड्स के लिए ट्रिगर थी, हालांकि उसके अपराध शुरू होने में अभी 10 साल बाकी थे। 1967-1968 के बीच रोड्स को डकैती में शामिल होने पर सेना से अपमानजनक रूप से निकाला गया। इसके बाद उसने विश्वविद्यालय में दाखिला लिया, लेकिन जल्दी ही पढ़ाई छोड़ दी। फिर पुलिस बल में शामिल होने की कोशिश की, जहां उसे अस्वीकार कर दिया गया, संभवतः मरीन कॉर्प्स से उसकी अपमानजनक बर्खास्तगी के कारण। 1970 से 1980 के दशक के मध्य तक रोड्स ने दुकानों, सुपरमार्केट, गोदामों और रेस्तरां में कई नौकरियां की। उसने 3 बार शादी की और पहली पत्नी से एक बेटा हुआ। उसकी तीसरी पत्नी डेबोरा डेबी डेविस 1990 में उसकी गिरफ्तारी के समय भी उससे शादीशुदा थीं। डेबी और रोड्स की 80 के दशक की शुरुआत में चिप किकर्स बार में मुलाकात हुई थी। उस वक्त रोड्स पायलट की वर्दी में थे, जबकि उनके पास पायलट का लाइसेंस भी नहीं था और कभी पायलट के तौर पर काम नहीं किया था। डेबी को यह समझने में महीनों लग गए कि उनके साथ धोखा हुआ है, लेकिन सच जानने के बाद भी उन्होंने रिश्ता खत्म नहीं किया। रोड्स को चालाक और करिश्माई बताया गया है, जो मुश्किल हालातों में अपनी बातों से निकल जाते थे। संभावना है कि उन्होंने अपनी आकर्षक शैली से डेब्बी को मना लिया जब उनकी नौकरी का सच सामने आया। बाद में पति की गिरफ्तारी पर डेब्बी ने उन पर मौखिक, शारीरिक और यौन शोषण का आरोप लगाया। जब यह जोड़ा ह्यूस्टन, टेक्सास में रहता था, तब रोड्स बीडीएसएम सीन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे और स्विंगर्स के कार्यक्रमों में भी शामिल होते थे। ध्यान देने वाली बात है कि बीडीएसएम समुदाय सीमाओं और सहमति पर जोर देता है, लेकिन रोड्स को इनमें रुचि नहीं थी। इस विचार की पुष्टि करने वाली एक महत्वपूर्ण घटना यह है कि एक शाम रोड्स एक स्विंगर्स पार्टी में जाना चाहते थे, लेकिन डेबी नहीं जाना चाहती थीं। उनकी सीमाओं को समझने के बजाय रोड्स ने दावा किया कि उनकी पत्नी में कुछ गड़बड़ है और उन्होंने उनसे कहा कि वह थोड़ा सहज हो जाएं। डोची यार्डली ने कहा कि पत्नी की सहमति और सीमाएं अनदेखी करना दिखाता है कि रोड्स को पत्नी या अन्य महिलाओं के लिए सम्मान या प्यार नहीं था। वो सिर्फ नियंत्रण और अपनी मर्जी से चीजें चाहता था। गिरफ्तारी के बाद जब डेब्बी ने कानून प्रवर्तन अधिकारियों से बात की, तो उसने कबूल किया कि उनकी सेक्स लाइफ सामान्य नहीं थी। उसने कहा कि उसे रोड्स की दर्दनाक चीजों में साथ देना बुरा लगता था, लेकिन कम आत्मसम्मान के कारण वो सीमाएं तय नहीं कर पाईं और पति के विचारों के साथ चलती रही। रिश्ते की अपमानजनक प्रकृति के कारण डेब्बी रोड्स शायद ना कहने से डरती थी। रोड्स को लोगों के दुख का आनंद लेने के लिए जाना जाता था और डेब्बी भी इसमें कोई अपवाद नहीं थी। एफबीआई प्रोफाइलर रॉय हेजलवुड की किताब द इविल दैट मेन डू के मुताबिक रोड्स ने अपनी पत्नी के लिए एक बार सेक्स स्लेव खरीदी थी। वो आदमी जाहिर तौर पर उनके घर के दरवाजे पर आ गया था, लेकिन डेब्बी ने उसे लौटा दिया, जो इस स्थिति से स्वाभाविक रूप से बहुत परेशान थी। एक और घटना में, जब उनकी पत्नी अस्पताल में दर्द में थी, रोड्स उसके बिस्तर पर चढ़ गया और उसके साथ संबंध बनाने लगा। शादी के दौरान रोड्स हार्डकोर पोर्नोग्राफी मैगजीन खरीदता और सेक्स लाइनों पर कॉल कर भारी फोन बिल जमा करता था। रोड्स की एक ऑनलाइन तस्वीर में वो चमड़े और चेन पहने दिखता है। सामान्य धारणा के विपरीत वह बीडीएसएम पार्टी नहीं, बल्कि हैलोवीन पार्टी में ऐसे कपड़े पहनकर गया था। वो एक सेक्स स्लेव के रूप में तैयार हुआ था और डेबी को डोमिनेट्रिक्स के रूप में तैयार किया था। उसने रोड्स को कॉलर की चेन से पकड़ा था। 1970 के दशक के अंत में रोड्स एक लंबी दूरी का ट्रक चालक बन गया और 1985 की गर्मियों में जिस कंपनी ने उसे नौकरी दी थी, वो जॉर्जिया में स्थित थी, जिसका एक ऑफिस 95 के पास था। नौकरी के कारण
रोड्स 22 राज्यों में नियमित रूप से यात्रा करता था। ट्रक रूट्स की जांच में जांचकर्ताओं ने 50 से ज्यादा ऐसे लोगों की पहचान की जो उन वर्षों में लापता हुए और उसके शिकार की प्रोफाइल से मेल खाते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कानून प्रवर्तन ने यह सिद्धांत दिया है कि रोड्स इन सभी मामलों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि वो केवल कुछ मामलों से या शायद किसी से भी न जुड़ा हो। अधिकतर लापता लोग युवा, घर से भागे हुए या ऐसे थे जिन्हें गवाह के तौर पर भरोसेमंद नहीं माना जाता था, जैसे नशेड़ी या सेक्स वर्कर। दुर्भाग्यवश वे ऐसे थे जिन्हें कोई याद नहीं करता था। रोड्स की गिरफ्तारी और उसकी पृष्ठभूमि की गहराई से जांच के बाद जांचकर्ताओं को शक होने लगा कि 44 वर्षीय रोड्स ने जितना बताया है उससे कहीं ज्यादा अपराधों के लिए वो जिम्मेदार है। डिटेक्टिव बार्नहार्ट ने रोड्स के गृहनगर ह्यूस्टन टेक्सास के पुलिस विभाग से संपर्क किया और रोड्स व एक युवती से जुड़ी एक और घटना की जानकारी मिली। 18 साल की शैना होल्स को रोड्स ने फरवरी 1990 में 2 हफ्ते तक प्रताड़ित और बलात्कार किया। उसे ट्रक के पीछे जंजीरों में बांध कर रखा गया था। यह घटना उसकी गिरफ्तारी से 2 महीने पहले हुई थी। ज्यादातर रिपोर्टों के अनुसार उसने गलती से शैना को बिना हथकड़ी के छोड़ दिया था, लेकिन 2012 में लिखे गए जीक्यू के एक लेख ने इसे सही करते हुए बताया कि शैना को जानबूझकर बिना हथकड़ी के छोड़ा गया था। रोड्स को लगा उसने उसमें इतना डर भर दिया है कि वह ट्रक छोड़कर जा सकता है और उसे बिना देखरेख के छोड़ सकता है। उसने कहा, वहीं बैठो और अच्छी लड़की बनो। लेकिन शैना जानती थी कि यही आजादी का मौका है, इसलिए रोड्स के जाते ही वो भाग गई। शैना 12 साल की उम्र से सड़कों पर थी। उसकी कहानी के मुताबिक उस समय उसके साथ कम से कम 20 बार बलात्कार हुआ और वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी थी। जहां रोड्स को लगा कि उसने उसका हौसला तोड़ दिया है, वहीं असल में उसने उसकी दृढ़ता को और मजबूत कर दिया था। 18 साल की वो लड़की भाग निकली। उसकी गर्दन में अभी भी कॉलर और चेन बंधी हुई थी और उसने मदद के लिए एक गुजरती गाड़ी को रोका। वह पुलिस को रोड्स के ट्रक तक ले गई और उसे हिरासत में ले लिया गया। शैना आरोप लगाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि लोग उस पर यकीन करेंगे। उसने कहा, आरोप दर्ज कराना फायदेमंद नहीं लगता। यह सिर्फ मेरी बात उसके खिलाफ होगी। अगर कोई सबूत होता तो मैं उसके खिलाफ केस दर्ज कर देती और उस पर मुकदमा करती। बाद में साबित हुआ कि शैना अब भी उस आदमी से डरती थी, इसलिए उसने उसे सजा दिलाने की कोशिश नहीं की। उसने बताया कि एक महिला जो खुद को रोड्स की पत्नी कह रही थी, वहां आई थी। महिला ने बताया कि रोड्स ने उसे अपार्टमेंट खाली करने को कहा था। 6 अप्रैल को FBI एजेंट्स ने अपार्टमेंट की तलाशी ली, जबकि अन्य लोग डेबी को ढूंढ रहे थे। घर के अंदर कानून प्रवर्तन अधिकारियों को सिर्फ वही चीजें नहीं मिली जो मैनेजर ने नोट की थीं, बल्कि और भी बहुत कुछ मिला, जिसमें बांधने का सामान, महिलाओं का मेकअप और ढेर सारे सफेद तौलिए शामिल थे, जिनमें से एक खून से सना हुआ था। रोड्स को सफेद तौलियों से खास लगाव था। शैना और कैथलीन ने जासूसों को बताया कि यातना शुरू करने से पहले वो नीचे सफेद तौलिया बिछाता था। हालांकि अपार्टमेंट में मिली सबसे दिलचस्प सबूत तस्वीरें और फिल्म रोल थे। यहीं पर अधिकारियों ने कई युवा लड़कियों और महिलाओं की तस्वीरें खोजीं जो अलग अलग हालात में थीं, ज्यादातर परेशान और बिना कपड़ों के। हालांकि एक तस्वीर में एक लड़की आंखें मिचमिचाकर मुस्कुरा रही थी। एक युवा लड़की ने खास तौर पर उनका ध्यान आकर्षित किया। उसके सिर के पास के बाल मुंडे थे और तस्वीरों में धीरे धीरे बढ़ते दिखे, जिससे पता चलता है कि रोड्स ने उसे कुछ समय से बंधक बना रखा था। इसके अलावा उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, जिनका रंग वीडियो में समय के साथ बदलता दिख रहा था। फिर उन्होंने उसी युवा लड़की की तस्वीरें देखीं, जिसमें वो एक जर्जर लकड़ी के खलिहान में डरी हुई नजर आ रही थी। ये रेजिना वॉल्टर्स थी, 14 वर्षीय भागी हुई लड़की, पासाडेना टेक्सास से। रेजिना वॉल्टर्स आमतौर पर पिता के साथ रहती थीं, लेकिन फरवरी 1990 में गायब होने पर वो पासाडेना में मां कैरोलिन के साथ थी। जब कैरोलिन काम पर थी तो रेजिना अपने बॉयफ्रेंड 18 साल के रिकी ली जोन्स के साथ भाग गई। कैरोलिन ने बताया कि कुछ दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था, कारण स्पष्ट नहीं है। घर लौटने पर कैरोलिन ने बेटी को गायब पाया
तो उसने उसके दोस्तों और पिता को फोन किया, लेकिन किसी ने नहीं देखा था। रेजीना ने अपने माता पिता के लिए कोई नोट या वॉइसमेल नहीं छोड़ा, जो उसके स्वभाव के विपरीत था। हालांकि वह किशोरी कई बार घर से भागी, लेकिन हमेशा सुरक्षित लौट आती थी और फोन पर खबर दे देती थी। हालांकि इस बार मामला अलग था। कैरन ने बेटी की गुमशुदगी तुरंत पुलिस को बताई, फिर लापता पोस्टर लगाने गईं। उन्होंने रेजीना की जानकारी देने पर इनाम देने को कहा, पर किसी ने इनाम नहीं लिया। पासाडेना में रेजीना की तलाश कर रहे पुलिस अधिकारियों को लगा कि उसका बॉयफ्रेंड रिक्की उसकी गुमशुदगी में शामिल है, खासकर क्योंकि उसने अपने जीवन में पहले कुछ छोटे-मोटे अपराध किए थे, जिनमें चोरी और वाहन चोरी शामिल हैं। इसके अलावा रिक्की और उसके भाई बहनों को बचपन में बाल संरक्षण सेवाएं द्वारा उनके परिवार के घर से हटा दिया गया था। हालांकि ये पता नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया। इन सबके साथ उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि को देखते हुए कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लगा कि वह एक परेशान व्यक्ति हो सकता है। पुलिस जब रिक्की के परिवार से पूछताछ को आई, तब घर पर सिर्फ उसकी बहन टैमी थी। उसने जांचकर्ताओं से कहा कि परिवार ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वे उसे बुरा लड़का मानते थे जो जेल जाएगा। उसने कहा कि उसे 1 साल से नहीं देखा गया और गुमशुदगी रिपोर्ट नहीं हुई। रिकी के दोस्तों ने अधिकारियों को बताया कि 18 साल का लड़का बहुत शर्मीला था। उसके दोस्तों ने उन्हें बताया कि वो रेजीना की ओर आकर्षित था, पर उसे उसकी उम्र नहीं पता थी। उन्होंने दावा किया कि दोनों ने मेक्सिको भागने का प्लान बनाया था, क्योंकि रिक्की का परिवार मातामोरोस में रहता था। एफबीआई एजेंट मार्क यंग ने आखिरकार रेजीना का केस संभाला। पासाडीना पुलिस रिक्की को संदिग्ध मान रही थी, जबकि मार्क को लगा रेजीना की गुमशुदगी किसी बड़े व्यक्ति का काम है, शायद कोई यात्री जिसकी खास इच्छाएं थीं। रेजीना के गायब होने के 1 महीने बाद उसके पिता को घर पर एक अनजान व्यक्ति का फोन आया। खास बात यह थी कि उनके घर का फोन नंबर कहीं सूचीबद्ध नहीं था और इसलिए वो फोन बुक में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं था। उस आदमी ने रेजीना के पिता से कहा, मैंने बदलाव किए, उसके बाल काट दिए। उसने ये भी बताया कि उसकी वॉल्टर एक खलिहान की मंजिल पर है, लेकिन जब पूछा गया कि क्या वो अभी भी जिंदा है, तो कॉल करने वाले ने फोन काट दिया। ये कॉल 2 दिन में हुई थी। पहली ओक्लाहोमा सिटी और दूसरी एनिस, टेक्सास से ट्रेस हुई। बाद में पता चला कि रोड्स ने 16 मार्च को, यानी पहली कॉल वाले दिन, ओक्लाहोमा सिटी में अपने ट्रक में ईंधन भरवाया था और अगले दिन वो एनिस में था, जिससे उसे इन फोन कॉल से जोड़ा गया। हालांकि यह साबित नहीं हुआ कि रोड्स शामिल था, जब तक कि सितंबर 1990 में इलिनॉय के बॉन्ड काउंटी में इंटरस्टेट 70 के पास एक स्टेट ट्रूपर को रेजीना का शव नहीं मिला। एक किसान जो अपनी पुरानी खलिहान फायर फाइटर्स को दान करने जा रहा था, उसे जलाने की अनुमति देने से पहले आखिरी बार निरीक्षण कर रहा था, तभी उसे वहां अवशेष मिले। शव के पास सफेद सूती रेशे मिले, जो रोड्स के अपार्टमेंट की तौलियों से मेल खाते थे। पर ये सबूत अदालत में इसलिए नहीं चले क्योंकि तौलिए और रेशे आम थे। दंत अभिलेखों से साबित हुआ कि ये अवशेष रेजीना वॉल्टर्स के थे। उसके पिता ने रोड्स के फिल्म रोल से उसकी एक तस्वीर पहचान ली। जांचकर्ताओं ने पाया कि लकड़ी के खलिहान में उसकी तस्वीरें उसकी मौत से कुछ पल पहले ली गई थीं। रेजीना का गला बेलिंग वायर से घोटा गया था और यह देखा गया कि अत्यधिक मात्रा में वायर का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वह रेजीना की गर्दन के चारों ओर लपेटा गया था 16 बार। उसकी मौत से कुछ समय पहले रोड्स ने उसके सिर के बाल और उसके जन्नांग के बाल दोनों मुंडवा दिए थे और उसके शरीर में मछली पकड़ने वाले कांटे चुभो दिए थे। उस दिन उसने उसे काली ड्रेस और ऊंची एड़ी की सैंडल पहनाकर खलिहान में फोटो खींची और मार डाला। इस बिंदु पर जांचकर्ताओं ने रोड्स को रेजीना के पिता को आईफोन कॉल से भी जोड़ा। उन्होंने पता किया कि 14 साल की लड़की के पास एक नोटबुक थी जिसमें उसके पिता का अनलिस्टेड फोन नंबर लिखा था। नोटबुक के अंदर रोड्स ने लिखा था, रिकी मरा हुआ है। ये एक बंदूक और खून की बूंदों की एक साधारण सी ड्राइंग के पास लिखा गया था। रिकी के आंशिक अवशेष 3 मार्च 1991 को मिसिसिपी के लामा काउंटी में पाए गए थे, लेकिन उनकी पहचान जुलाई 2008 तक नहीं हो पाई थी। दुर्भाग्यवश रोड्स के इस मामले से जुड़ने से पहले
रेजिना की हत्या के लिए रिकी पर अनुपस्थित रहते हुए आरोप लगाए गए थे। हालांकि वह निर्दोष साबित हो चुके हैं, लेकिन रिकी के आंशिक अवशेष मिलने से रोड्स पर 18 वर्षीय रिकी की हत्या का आरोप कभी नहीं लगाया गया, क्योंकि पर्याप्त सबूत नहीं थे। जांचकर्ताओं के अनुसार रोड्स ने फरवरी 1990 में दोनों को गाड़ी में बैठाया, रेजिना के सोने पर रिक्की की हत्या कर शव ठिकाने लगाया। उसके बाद उसने रेजिना को 2 हफ्ते तक अपने पास रखा ताकि वो उसका शोषण कर सके। फिर उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को खलिहान में छोड़ दिया। अधिकारियों ने जांच में पाया कि रोड्स की पहली ज्ञात हत्याएं जनवरी 1990 में हुई थीं। पेट्रिशिया कैंडिस वॉल्श 24 और डगलस स्कॉट ग्वाल्स्की 28 नवविवाहित थे, जो नवंबर 1989 में सिएटल वॉशिंगटन से निकले थे। इस जोड़े ने जॉर्जिया में एक धार्मिक कार्यशाला में भाग लेने के लिए लिफ्ट ली थी और वापसी में एल पासो टेक्सास के पास रोड्स से लिफ्ट मिली। लेकिन ये जोड़ा कभी वापस नहीं लौटा और उनके परिवारों ने तुरंत उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट कर दी। रेजिना वॉल्टर्स और रिक्की जोन्स केस की तरह माना जाता है कि रोड्स ने पहले डगलस की हत्या कर उसके शव को ठिकाने लगाया। उसके बाद उसने पेट्रिशिया को अपने पास रखा और कई दिनों तक उसे यातना दी, फिर आखिरकार उसकी हत्या कर दी। डगलस का शव उसकी मौत के तुरंत बाद सटन काउंटी टेक्सास में मिला था, लेकिन उसकी पहचान 1992 तक नहीं हो पाई थी। अक्टूबर 1990 में मिलेज काउंटी की घाटी के मुहाने पर हिरन के शिकारियों को पेट्रिशिया का शव मिला था। उसके अवशेष 2003 में पहचाने गए थे। रॉड्स को डगलस की हत्या में इस्तेमाल की गई गोलियों के जरिए इस मामले से जोड़ा गया था। यह पता चला कि 28 वर्षीय कोजेनिंग्स J22 सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन से सिर में गोली मारी गई थी और उसमें इस्तेमाल हुआ विशिष्ट गोला बारूद बाद में रॉड्स के अपार्टमेंट से बरामद हुआ था। डगलस और पेट्रिशिया की हत्या के बाद रॉड्स ने भागी शाना को, फिर रेजिना और रिक्की को उठाया। हालांकि ये उसकी ज्ञात पीड़िताएं हैं, जिनमें कैथलीन वाइन भी शामिल हैं। FBI ने अनुमान लगाया कि उसकी गिरफ्तारी तक वो हर महीने 1 से 3 लोगों की हत्या करता था। FBI ने रॉड्स के अपार्टमेंट पर छापे में ग्रे हुडी और लंबे काले बालों वाली किशोरी की तस्वीर पाई। उन्हें डर था कि वो भी उसकी पीड़िता है। 2015 में यह तस्वीर ऑनलाइन डाली गई थी, जब अधिकारियों ने उससे या उसके जानने वालों से उसकी पहचान बताने को कहा था। उनकी जानकारी के लिए की गई अपील काम कर गई और फोटो में दिख रही लड़की आगे आ गई। सास्केचेवान की पामेला मिलिकेन ने बताया कि वो विनिपेग में अपने भाई को ढूंढने के लिए लिफ्ट लेकर जा रही थी, तभी रोड्स से मिली। उसने बताया कि ट्रक में चढ़ने पर रोड्स ने उसकी फोटो ली। वजह पूछने पर उसने बताया कि वो हर हिचहाइकर की फोटो सबूत के लिए लेता है, ताकि कुछ चोरी हो तो पहचान सके। पामेला ने बताया, उसने कहा कि वह फ्लोरिडा जा रहा है और चाहता है कि मैं भी चलूं। एक बार उसने डैशबोर्ड पर लगे साइन की ओर इशारा किया, जिस पर लिखा था, नकद, गांजा या सेक्स, किसी को मुफ्त सवारी नहीं। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं गांजा नहीं पीती थी, तो बस एक ही विकल्प था। उसने कहा कि दोनों की सहमति से संबंध बने और फिर उसने उसे विनिपेग बस डिपो पर छोड़ दिया। शुक्र है, पामेला रोड्स से बिना किसी नुकसान के बच निकली, लेकिन वो उन कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक लगती है। अधिकारियों ने रोड्स को आगे की गुमशुदगियों से निर्णायक रूप से नहीं जोड़ा, लेकिन लगता है कि पेट्रिशिया वॉल्श और डगलस जिस्कॉफ्स्की उसके पहले शिकार नहीं थे। अगर रोड्स वाकई 1975 से सक्रिय था जैसा कि उसने दावा किया था, तो FBI का यह अनुमान कि वो 50 से अधिक लोगों की गुमशुदगी के लिए जिम्मेदार हो सकता है, इतना अविश्वसनीय नहीं लगता। इलिनॉय स्टेट पुलिस के डिटेक्टिव माइकल शीली के अनुसार रॉबर्ट रोड्स सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है, जिसका उन्होंने कभी आमना सामना किया है। माइकल बताते हैं कि उन्होंने रोड्स को सिर्फ कोर्ट में ही फिर परेशान देखा था, जब उसने अपराधी को उम्र कैद देने पर खुशी जताई थी। 1994 में रोड्स रेजिना वॉल्टर्स की प्रथम डिग्री हत्या में दोषी पाए गए। उन्हें चेस्टर, इलिनॉय के मेनार्ड करेक्शनल सेंटर में बिना पैरोल उम्र कैद मिली। 1 साल बाद उन्हें पेट्रिशिया और डगलस की हत्या के मुकदमे के लिए यूटा भेजा गया।
बताया जाता है कि परिवारों के अनुरोध पर ये आरोप हटा दिए गए क्योंकि वे लंबी सुनवाई की भावनात्मक पीड़ा नहीं चाहते थे। फिर रोड्स को रेजिना वॉल्टर्स की हत्या के लिए टेक्सास भेजा गया। रोड्स ने अभियोजन पक्ष द्वारा मौत की सजा हटाने के बदले में अपना जुर्म कबूल कर लिया। रोड्स अभी भी मेनार्ड करेक्शनल सेंटर में सजा काट रहा है। अब वो 76 साल का है और कभी जेल से रिहा नहीं होगा। 2012 में उसकी पूर्व पत्नी डेबी डेविस कॉलेज स्टेशन टेक्सास में रहती थी और अपना समय सम्मेलनों और स्कूलों में घरेलू हिंसा पर बोलने में समर्पित करती थी। बताया गया कि वह रोड्स से कैद के बाद भी कुछ समय पत्र पाती रही। कभी कभी वे पत्र मनाने वाले स्वभाव के होते थे, लेकिन कुछ धमकी भरे भी होते थे। रोड्स के पालन पोषण और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी की कमी को देखते हुए यह बताना मुश्किल है कि आखिर क्या वजह थी जिससे वह सीरियल कातिल बन गया जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल, सबसे स्पष्ट जवाब यही है कि उसके पिता ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और जब वह खुद बड़ा हुआ तो उसने भी वही चक्र दोहराया। आंकड़ों के अनुसार लगभग 1/3 या 30-40% दुर्व्यवहार के शिकार लोग बड़े होकर खुद भी ऐसा करते हैं। ऐसा भी लगता है कि उसके पिता के महिलाओं के प्रति भयानक नजरिए का असर रोड्स के खुद के नजरिए पर भी पड़ा। उसकी पूर्व पत्नी, अपराध विशेषज्ञों के बयानों और खुद रोड्स के कृत्यों से साफ है कि उसे दूसरों के दर्द में आनंद आता था। हमें शायद कभी न पता चले कि रोड्स के लिए असली ट्रिगर क्या था, लेकिन दूसरों के दुख से उसका लगाव ही उसके डरावने कृत्यों की असली वजह लगता है। रॉबर्ट बेन रोड्स के हाथों पहले ही दर्जनों लोगों का खून था, लेकिन अगर उसकी एरिजोना के ट्रूपर माइक मिलर से अचानक मुलाकात न होती तो उसके शिकार और भी हो सकते थे।